सवाल ये था मास्टर जी कि आप गढ़वाली भाषा में बात कर रहे हैं, मगर जो लोग गढ़वाली नहीं समझ रहे उनको समझ ही नहीं आ रहा। तो उनके लिए उनका ये प्रश्न है कि भाई मास्टर जी हमसे हिंदी में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, मोस्टली गढ़वाली 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 क्यों लग रहा है। ऋषिकेश में जो चुनाव चल रहा है वो सिर्फ पहाड़ियों का चुनाव नहीं है, वो यहाँ पर तमाम ऋषिकेश की जनता का चुनाव है। इसके कई लोगों का ये भी कहना है कि भाई ये व्यक्ति तो कभी खेत में घुस जाता है, ये व्यक्ति तो कभी घर चिरने लग जाता है, ये व्यक्ति तो कभी वहाँ लोगों के पैरों में कभी मातृशक्ति के लिए करने लगा, कभी ढोल उठा के। क्या ये व्यक्ति मेयर की सीट में बैठने लायक है? ऐसे सवाल कई सारी चीजें हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये भी हो रही है कि मास्टर जी पहाड़ से आते हैं तो पहाड़वादी बातें हो रही हैं, मास्टर जी जातिवाद भी कर रहे हैं, मास्टर जी धर्मवाद भी कर रहे हैं, मास्टर जी गलियों में घुस घुस के अपने लिए वो जो सड़कों में काम करते हुए कभी घर बना रहे, कभी कुदाल लगा रहे। इन सब चीजों पे क्या लगता है आपको, ये जो निकाय चुनाव है ये किस तरफ चलेगा? आप ही बन जाओ, लड़ाई चुनाव क्यों करते हो? लोकतंत्र रह क्या गया? बोल दो भाई लोकतंत्र कुछ नहीं है, मास्टर जी आप चुनाव बैठ जाइए, हम दोनों। मैं ये जानता हूं कि हमारी भारत की भूमि में एक ऐसा प्रधानमंत्री पैदा हुआ था, पंडित लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल उसी कद काठी के हम, और वो बहुत ईमानदार थे, जिनके आखिरी में उनके ऊपर कर्जे थे। राम नमस्कार, मैं अंकित गैरोला, जब भी बोला बेबाक बोला, और आज भी कुछ बोलने आया हूँ। ऋषिकेश में निकाय चुनाव है भाई साहब, और उन निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि वो जो चेहरा आप अभी इस वक्त देख पा रहे होंगे सामने, टोपी और आंखों में चश्मा, गले में एक पीला दुपट्टा लगाए हुए, नाम कोई ने दिनेश चंद्र बोल रहा है, कोई ने दिनेश चंद्र मास्टर जी कह रहा है, और कोई ने सिर्फ मास्टर जी से संबोधित कर रहा है। तो उन सभी को समर्थन देने के लिए भी हमारे साथ आंदोलनकारी कई बड़े बड़े शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो देखिएगा साथ में आशीष सर यहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने कि राज्य को राज्य बनाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी और कई मुकदमे लड़े। पहला सवाल सर से यही रहेगा कि सर आज आपका यहाँ पर आने का मेन मकसद क्या है? मैं नौटियाल जी से भी बात कर रहा हूँ, सर क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि जिस अवधारणा के साथ ये राज्य बना था, पिछले 24 सालों में हमने राष्ट्रीय दलों को बारी बारी से यहाँ सरकार बनाते हुए देखा। सभी लोगों को उम्मीद थी कि शायद इस प्रदेश का विकास होगा, यहाँ मूल निवासियों का विकास होगा, यहाँ एक सुदृढ़ भू कानून यहाँ पर आ पाएगा, जो बेरोजगार लड़के सड़क पर जो है घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा, यहाँ के संसाधनों में यहाँ के मूल निवासियों का अधिकार मिलेगा। लेकिन लगातार पिछले साल तक हम 24 साल कह रहे थे, और अब हम 25वें साल में प्रवेश कर गए हैं। यानी पिछले 25 सालों में दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने इस पूरे प्रदेश का केवल विनाश किया है। यहाँ केवल इसे एक पैसे बनाने की मशीन की तरह यूज करा है। आधा धन अपने पास रखिए, आधा दिल्ली भेजिए, और लगातार इस परिपाटी में हमारा जो ह्रास हुआ है इस पूरे प्रदेश का, यहाँ के जो अधिकार छीने गए हैं, यहाँ के जो संसाधनों को खुर्द-बुर्द किया गया है, इसी के विरोध में जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर निकाय चुनाव में भी जब यहाँ पर अपने मूल निवासियों को अधिकार नहीं मिला, तो जनता ने मिलकर एक अपना उम्मीदवार इन राष्ट्रीय पार्टियों के सम्मुख खड़ा कर दिया गया है। वो हैं हमारे दिनेश चंद्र मास्टर जी। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, इस चीज पे हम बाद में बात करेंगे, मगर अभी हम बात करते हैं कि मास्टर जी को ही क्यों आप समर्थन देने आए हैं यहाँ पे। आपने अभी बात करी मूल निवास भू कानून की, ये पूरे उत्तराखंड का मुद्दा है, मगर हम बात करेंगे ऋषिकेश के लिए। अगर मास्टर जी उठे हुए तो ऋषिकेश में किस तरीके से देखते हैं आपकी? वही जरूरी था कि मास्टर जी को ही देना? कई और राष्ट्रीय दल के पार्टी के जो लोग थे वो भी उठे हुए थे, कई और निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनको आपने देखा नहीं, मास्टर जी ही क्यों? देखिए, मास्टर जी मेरे हिसाब से इस संस्कृति का एक हमारे ध्वजवाहक है। वो शिल्पकार समुदाय से आते हैं। बहुत सालों से मास्टर जी पूरे एक समुदाय के रूप में यहाँ पर छोटे छोटे काम कर कर इस प्रदेश में रहे हैं, इस प्रदेश की एक रीढ़ की तरह रहे हैं। और अब जब ये सीट आरक्षित हुई थी, तो जब इस मूल समाज को वो अधिकार यहाँ पर मिलना चाहिए था, तो राष्ट्रीय पार्टियों ने उन्हें पीछे हाशिए पे धकेल दिया। अभी हमें ये भी पता नहीं है कि बाहर से आए हुए वो कौन व्यक्ति हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। क्या मूल रूप से वो यहाँ के जो है शिल्पकार समुदाय से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, ये हम सब कोई नहीं जानता। यार बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं बाहर के लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं। उनका मूल निवास आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से कहीं आपको मिलेगा, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यहाँ के उत्तराखंड के अपने समाज के मूल निवासी हो जिसको यहाँ पर जो है टिकट दिया गया। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। हमने देखा मास्टर जी लगातार लंबे संघर्ष में यहाँ पर रहे हैं। मूल निवास की लड़ाई हो, किसी भी लड़ाई में हो, मास्टर जी सबसे आगे उसमें तत्पर रहे हैं।
तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस निकाय की पीड़ा एक वो व्यक्ति जो जमीन से यहाँ पर संघर्ष करता आ रहा है वो अच्छी तरह समझता है। यहाँ बस्तियां बसती जा रही हैं, मलिन बस्तियां यहाँ पे बस रही हैं, लगातार यहाँ पर शराब और नशे के कारोबार हो रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो रही है, इसलिए हमने चुना है मास्टर जी को। सर, ऋषिकेश में जो चुनाव चल रहा है, मैं वापस आपके पास आऊंगा, मगर इस सवाल में सर से पूछना चाहता हूं। सर, ऋषिकेश में जो चुनाव चल रहा है वो सिर्फ पहाड़ियों का चुनाव नहीं है, वो यहाँ पर तमाम ऋषिकेश की जनता का चुनाव है। तमाम जनता अपने प्रत्याशी को चुनेगी और एक ही दिन वोट डालने जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन पहाड़ी समाज चला जाएगा, एक दिन फिर दूसरा समाज चला जाएगा। तो ये जो बातें चल रही हैं अभी, इन चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, राजनीति साम दाम दंडभेद का खेल है, ये हम अनादिकाल से जानते हैं। क्योंकि मैं सनातन का संवाहक हूँ, मैं इस बात से चिर परिचित हूँ कि त्रेता युग में भगवान श्री राम, जिनको राज्याभिषेक होना था, उनको वनवास जाना पड़ गया माता सीता और भरत भाई लक्ष्मण के साथ। मैं ये भी जानता हूँ कि द्वापर युग में जिस राज दरबार में स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए था, वहाँ उनको नग्न करने की कोशिशें की गई, जुए में जीतने की कोशिशें की गई। इस ऋषिकेश बहुत पवित्र पावन भूमि है। जब अंकिता भंडारी जैसे कांड होते हैं यहाँ पे, और इसका संदेश ऋषिकेश जो भगवान श्री कृष्ण का नाम है श्रीमद् भागवत गीता में, उस धरती से जब जो अपसंस्कृति फैलती है, वो राष्ट्र का नाम खराब करती है, राज्य का नाम खराब करती है, धर्म का नाम खराब करती है, सनातन का नाम खराब करती है। एक ऐसी पीढ़ी है जो इस अपसंस्कृति के खिलाफ लड़ रही है। इस चुनाव में ये जो गंगा जल देख रहे हैं, ये हमारे आने से तो पहले से तैयारी की हुई है। ये उनके मनोमस्तिष्क में कैसे जागृत हुआ कि एक मौलिक व्यक्ति जो ये मानता है कि मैं शराब और जो पैसे का जो बोलबाला है, उस संस्कृति के तरीके से नहीं लड़ूंगा चुनाव आम जन के तरीके से लड़ूंगा। यहाँ की जो संस्कृति पोषित करनी है, मैं उसको लेकर आगे चलूंगा। ये जो धारा है, ये विचार है, ये प्रेरित करती है हमें। और श्री भगवान की प्रेरणा से मैं यहाँ पर आया हूँ कि मैं उनके हाथ पकड़ूं, और ये जो जिस प्रकार से केवट ने श्री भगवान को तारण जो सरयू नदी पार कराई थी, तो कम से कम हम भी ये जो सरयू है, चुनावी सरयू है, इसको पार कराएं। तो ये गंगा के संवाहक हैं। मैं एक बात जरूर करना चाहता हूँ कि जनता अपना जिस प्रतिनिधि को चुनेगी, मेयर को चुनेगी, उस सीट पे कौन विराजमान होना चाहिए? उस सीट पे एक सरल सौम्य व्यक्ति विराजमान होना चाहिए, मौलिक व्यक्ति विराजमान होना चाहिए। आज भी अगर आप मास्टर जी के हाथ देखें तो ये शिल्पकार के हाथ हैं जो पत्थर तोड़ रहे हैं आज भी लगातार, है ना। भगवान, मैं ये जानता हूँ कि हमारी भारत की भूमि में एक ऐसा प्रधानमंत्री पैदा हुआ था, पंडित लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल उसी कद काठी के हम, और वो बहुत ईमानदार थे, जिनके आखिरी में उनके ऊपर कर्जे थे उस तरीके से। तो एक सरल ईमानदार व्यक्ति को अगर हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, उनके पास जाने में किसी को भी, जनता में सब अमीर नहीं होते, सारे सेठ नहीं होते, गरीब भी होता है, रिक्शा चालक भी होता है, मजदूर भी होता है, कुल्ली कामगार भी होता है, वो बिहार से आने वाला मजदूर भी है उसमें। वो सरलता से जा पाएगा, कह पाएगा, अपने दर्द को कह पाएगा। उसमें पहाड़ी मैदानी जात पात धर्म संप्रदाय नहीं देखेगा, वो जाकर अपनी बात कह पाएगा कि मास्टर जी मेरे को ये आवश्यकता है। तो इनको, ऐसे व्यक्ति को उस सीट में विराजमान होना चाहिए। और कलयुग में तो चरित्रवान लोगों की बहुत बड़ा मूल्य है, और अगर कोई चरित्रवान ईमानदार मिल जाए, संस्कृत का संवाहक मिल जाएगा, तो उसके लिए तो हम तो चरण धोकर भी चाहेंगे कि वो इस सीट पे विराजमान हो। और ऋषिकेश की जनता के पास तो ये मौका है इस बार कि वो चुने, एक अच्छे प्रतिनिधि को चुने, उनके पास मौका है, और इस मौके के साथ वो बहुत बड़ा संदेश देंगे। तो बहुत सॉरी सर बहुत बड़ी आसान तरीके से अपनी बातों को जिस तरीके से सर ने रखा है और जिस तरीके से पोर्ट्रे करा है, आप शायद आराम से समझ चुके होंगे कि जनप्रतिनिधि उसे चुने जो कि जनता की सेवा के लिए काम करे,
जो कि जनता के उस मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करे, जो कि जनता के उन अधिकारों के लिए काम करे, जनता में मातृ शक्ति के लिए काम करे कि जब एक मातृ शक्ति प्रसव के लिए कहीं सही जगह नहीं जा पाती है, जब रास्ते उसके सही नहीं होते हैं, गलियों से निकलने में पता चलता है गड्ढे ज़्यादा है, नालियाँ भरी हुई है, बदबू ज़्यादा आ रही है, स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बारिश के वक्त में, ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए। सर वापस दोबारा आऊँगा आप दोनों के पास। मास्टर जी आपसे सवाल बाद में करूँगा, मगर उससे पहले मैं सर से सवाल करना चाहता हूँ। सर आपसे भी कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं, एक छोटा सा सवाल ही करूँगा। ऋषिकेश में चल रहे निकाय चुनाव में कई बातें हो रही हैं। बातें ये भी हो रही हैं कि मास्टर जी पहाड़ से आते हैं तो पहाड़वादी बातें हो रही हैं, मास्टर जी जातिवाद भी कर रहे हैं, मास्टर जी धर्मवाद भी कर रहे हैं, मास्टर जी गलियों में घुस घुस के अपने लिए वो जो सड़कों में काम करते हुए कभी घर बना रहे, कभी कुदाल लगा रहे। तो इन सब चीज़ों पर क्या लगता है आपको, ये जो निकाय चुनाव है ये किस तरफ चला, क्या कहेंगे इस विषय में? मास्टर जो है सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हैं। आप अगर उन्हें देखते हैं कि वो जो विभिन्न कार्य करते हैं उनको दिखाया जा रहा है, तो वो ये प्रदर्शित करता है कि वो सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो सीधे और सरल हैं, जिन्होंने जो हर आम जन का जो दुख है, समस्याएं हैं, सबसे निचले तबके के जो है दुख समस्याएं उनको समझते हैं। और मास्टर जी का जो व्यक्तित्व है शिक्षित भी हैं और समाज में उनका जो है लोगों के साथ मिलना जुलना और वो सरलता से बहुत आसान है। तो जब एक बात आएगी सामने इस ऋषिकेश धर्म नगरी के लिए, क्योंकि ऋषिकेश जो है एक अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी भी है, एक जो है धर्म नगरी भी है और 4 धाम का द्वार भी है हरिद्वार के बाद। तो यहाँ पूरे देश से जब लोग आते हैं इस ऋषिकेश धर्म नगरी में, तो वो एक भावना लेके आते हैं कि हम ऐसी धर्म नगरी में जा रहे हैं जहाँ वहाँ संस्कृति धर्म नगरी की हमें दिखाई देगी। पूरे विश्व से लोग आते हैं ऋषिकेश में तो योग करने आते हैं, एक भावना लेके आते हैं कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ एक धर्म नगरी है, जहाँ योग नगरी है, वो संस्कृति हमको दिखाई देगी। तो मेयर जो होता है वो शहर का प्रथम नागरिक होता है, जो सबसे पहले जो एक सीढ़ी होती है, जनता अपनी बात पहुँचाती है पार्षद तो मेयर तक, उसके बाद MLA और MP तक जाती है। तो जब शहर में कोई समस्या खड़ी होती है तो मेयर को सबसे पहले वहाँ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले जो कुछ भी घटनाएं हुई, आपको कहीं पे कोई जनप्रतिनिधि यानी पार्षद मेयर कहीं भी जनता के साथ खड़े दिखाई नहीं दिए, जनता अकेली खड़ी थी। तो आज जनता ये समझ रही है कि ऋषिकेश का जो अगला मेयर ऐसा होना चाहिए जो जनता के साथ खड़ा दिखाई दे, ऐसा ना हो। किसे कह रहे हैं आप, जनता कौन हो सकती है? एक ऋषिकेश की जनता वो सर्व समाज है। कौन सी जनता? सर्व समाज? उस सर्व समाज में पहाड़ से आए हुए लोग भी हैं, उसमें जो है दूसरे जाति और धर्म के लोग भी हैं, उसमें मजदूर वर्ग भी है, उसमें व्यापारी वर्ग भी है, उसमें बेरोजगार भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, सभी वर्ग आता है। तो मास्टर जी पे तो आरोप लग रहे हैं कि ये जातिवाद और पहाड़वाद फैला रहे हैं। देखिए एक जो जब होता क्या है कि जब अलग प्रकार के लोग जब किसी आंदोलन में या किसी चुनाव में कूदते हैं तो हर कोई अपने हिसाब से उसको अपनी बातों को समझाने की कोशिश करता है, रखने की कोशिश करता है, उस बातों को फैलाने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे विचार से, क्योंकि मैं खुद इस नगर का रहने वाला हूँ, बचपन से इस शहर में मेरा जन्म इसी शहर में हुआ है, इसी यहाँ के समाज में सभी समाज से आने वाले मेरे मित्र हैं, तो उन सबका एक ही जो है इसमें शंका है और एक ही जो है भय उनमें मन में है कि ये शहर किस तरफ जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि मास्टर जी जो हैं एक सर्व समाज के नेता मेरी नज़र में हैं, क्योंकि वो सबसे उनका किसी से किसी प्रकार का कोई वो जो है बैरभाव नहीं है या किसी प्रकार का जो है वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि मास्टर जी एक ऐसे, अगर आप देखोगे जितने भी प्रतिनिधि इसमें जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके बीच में मास्टर जी एक ऐसे हैं कि जो निर्विवाद हैं, किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड उनका नहीं है, शिक्षित भी हैं, है ना, और समाज के जो है बिल्कुल निचले तबके से आते हैं। तो जब ये सीट आरक्षित हुए तो मुझे लगता है कि अगर मैं किसी उम्मीदवार में देखूँ तो मुझे एक ही उम्मीदवार दिखते हैं जो सर्वगुण संपन्न हैं और निर्विवाद हैं। तो मुझे लगता है समाज के हर एक तबके को चाहिए कि वो उस भावना को छोड़े, जो भावना अगर किसी तरह फैलाई जा रही हैं उस भावना को छोड़ के एक ऐसे व्यक्ति को चुने, ऐसे व्यक्ति को मौका दे जो इस शहर को दोबारा से संवारने का काम करे। और अगर इस शहर को गलत रास्ते पे जाता है तो उसका नुकसान समाज के सारे तबके को होगा। अगर ये नशा नगरी बनती है तो समाज के हर एक तबके को, परिवार के बच्चे को नुकसान होगा, परिवार को नुकसान होगा। तो मुझे लगता है तो हमारे पास तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है और वो मास्टर जी हैं। उसके अलावा हमारे सामने लगता है नहीं कि कोई दूसरा ऑप्शन इनसे बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए। हमारे साथ अभी आशीष बिष्ट जी, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी, जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं उस चेहरे के बारे में जिसने ऋषिकेश में हवाएं बना रखी है। मास्टर जी कैसा रहा आज का दिन? बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। आज कहाँ कहाँ गए थे? आज अमित ग्राम गई थी।
अमित ग्राम गए थे। अमित ग्राम के बाद इससे पहले आप यहाँ पे बापू ग्राम में चारों तरफ घूमे थे। बापू ग्राम से कुछ फुटेजेस आपकी बड़ी वायरल हो रही थी। उन फुटेजेस में ऋषिकेश के कई लोगों का ये भी कहना है कि भाई ये व्यक्ति तो कभी खेत में घुस जाता है, ये व्यक्ति तो कभी घर चिरने लग जाता है, ये व्यक्ति तो कभी वहाँ लोगों के पैरों में कभी मातृशक्ति के लिए करने लगा, कभी ढोल उठा के। क्या ये व्यक्ति मेयर की सीट में बैठने लायक है? ऐसे सवाल कई सारी चीजें हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे संस्कार जो मुझे मिले हैं और जो मेरी संस्कृति है, क्या मैं अगर उस संस्कारों का और संस्कृति का पालन कर रहा हूँ तो इसमें गलत क्या कर रहा हूँ? मैं गलत क्या कर रहा हूँ? भाई मैं शिल्पकार समाज का हूँ। हमारे पहाड़ में शिल्पकार समाज के व्यक्ति, उनके पास 2-4 खेत भी होते हैं। अब मुझे तो हल लगाने के लिए मिल जाए, क्या मैं हल नहीं लगाऊंगा? गुड़ाई भी करूंगा, धान भी रोपणी कर लो। अगर धान भी रोपण को मिल जाली तो धान रोपण में क्या जानू मेरे? किसान तो हैं ही हम लोग। और ये जो और चीजें हैं, पूछो क्या मैंने ऐसे कर दिया? धान का तो मैंने बता दिया, और क्या बताओ? कि आपकी घर भी छीनना शुरू कर दिया आपने? हाँ तो हमारा, मेरे भाई अब यहाँ तो पत्थर है नहीं। हमने पुराने मेरे पिताजी ने, दादाजी ने पत्थरों को तराशा भी है। जैसे देवप्रयाग में रामचंद्र की सीढ़ियाँ बनी है ना, तो तराशी सीढ़ियाँ है। वो सीढ़ियाँ ऐसे पत्थरों को तराशा भी है उन्होंने। हमारे ताऊ जी ने, पिताजी ने जंदरा भी बनाए। जंदरा जानते हो? चक्की, वो भी बनाई है। लोड वो गंगा जी से लाते थे। और सिलोटा भी बनाया है। इसमें दिक्कत क्या बात की है? कुटला भी बना के जानता हूँ। और वो तो कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहे तो क्या ये मेयर हमारे लिए सही रहेगा? क्योंकि मेयर का तो कद ऊंचा होता है, मेयर का तो पद ऊंचा होता है। मेयर पे तो एक ऐसा ऑरा होना चाहिए कि भाई अगर सड़कों में निकले तो हाथ जोड़े ही निकले, बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। संविधान ने हमें अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का। अगर मैं उस कसौटी पे खरा नहीं उतरता तो मैं क्यों चुनाव लड़ूंगा? ये हमारा जो अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, क्या इसमें हर जाना किसको क्या है? बाबा साहब ने दिया ना। और वंचित वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, तो मैं क्या इस उत्तराखंड का व्यक्ति नहीं हूं? नहीं हूं तो बताओ भाई। उत्तराखंड का व्यक्ति अगर मैं नहीं हूं, मेरे पे कोई अगर इस तरह से बात है, बता दे भैया, मैं घर बैठ जाऊंगा। आप ही बन जाओ। लड़ाई चुनाव क्यों करते हो? लोकतंत्र रह क्या गया? बोल दो भाई, लोकतंत्र कुछ नहीं है। मास्टर जी आप चुनाव बैठ जाइए, हम दोनों या तीनों चारों पांचों जितने भी हों चुनाव नहीं कराएंगे। अगर मेरे पे कोई इस तरह से बात कह रहा है, बाकी मेरे सब छोटे भाई बड़े भाई हैं। मेरी तरफ से किसी के ऊपर कोई गलत टिप्पणी मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने संस्कारों का और संस्कृति दोनों को नहीं भूलूंगा। सब योग्यशाली है। बात ये भी उठ रही है कि मास्टर जी पहाड़ से आते हैं तो ज़्यादातर गढ़वाली में ही बात कर रहे हैं। जहाँ पे कुछ गढ़वाली समाज के लोग नहीं, उनको तो गढ़वाली समझ नहीं आ रही, तो सोच रहे यार कि ऐसे कैसे होगा, हम अपनी बात रखेंगे तो मास्टर जी तो हमें गढ़वाली में बोल देंगे और हमें समझ ही नहीं आएगी, तो फिर हमारा काम वहीं का वहीं रुक जाएगा। क्या करें भैया, हमारी मातृभाषा तो हिंदी है। हिंदी में बोलता नहीं हूँ क्या? बोलता हूँ। और जो हमारी बोली है वो गढ़वाली है। अगर गढ़वाली, हम तो सोचते हैं कि कभी कोई हमारा भाई इस स्थान पे पहुंचे कि जो उस गढ़वाली को भाषा के रूप में उसकी आवाज़ उठाएगी, ये भाषा बने। अगर कोई मेरे मित्र अदर प्रदेशों से, अलग स्थानों से अगर उस भाषा को अपने में बात करते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सवाल ये था मास्टर जी कि आप गढ़वाली भाषा में बात कर रहे हैं, मगर जो लोग गढ़वाली नहीं समझ रहे उनको समझ ही नहीं आ रहा, तो उनके लिए उनका ये प्रश्न है कि भाई मास्टर जी हमसे हिंदी में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मोस्टली गढ़वाली 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 क्यों लगा हुआ है? नहीं, मैं हिंदी में बात करूंगा। करेंगे आप? करेंगे, क्यों नहीं करूंगा मैं? अरे भैया हिंदी में करूंगा। मैं जब ऋषिकेश आया था तो मैंने दुकान पे नौकरी करी, गुप्ता जी के यहाँ, अग्रवालों के यहाँ। अरे उन्होंने तो, उनके तो हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, बड़े अच्छे संबंध है। मेरे बच्चों ने पढ़ाई लिखाई, जब मैंने वहाँ नौकरी करी तभी तो पढ़ाई हुई।
और कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं है। हम सब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के जितने भी हमारे के ऋषिकेश में, सब हम भाई भाई हैं, सब यहीं के हैं। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि ऋषिकेश में तो गंगलोड़ियन भरत जी का मंदिर रहा होगा, कुछ हम ऊपर से नीचे आ गए, नीचे से ऊपर आ गए, सब बराबर है भाई। और रही बात, अगर आप कह रहे कि हिंदी और गढ़वाली, हमसे तो ऋषिकेश में कई दुकानदार गढ़वाली में भी बात करते हैं, क्या दिक्कत आ रही? करते चलिए, बात। बिल्कुल। चलिए, सवाल कई सारे हैं मेरे अभी भी, और कई लंबा अभी काफ़ी बड़ा एपिसोड हो चुका है। मैं आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं। और 16 दिन, मात्र 16 दिन बचे हैं निकाय चुनाव को, आप सभी वोट डालने जाएंगे, और मात्र 18 दिन बचे हैं जिस इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कहाँ आता है, किसके पक्ष में आता है, किस तरीके का रिजल्ट होता है, क्या कुछ ऋषिकेश की जनता करने वाली है अपने मेयर प्रत्याशी के लिए, और किसे चुनने वाली है, सब आपको बताते हुए नजर जरूर आएंगे। बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।